हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र डाइट लखनऊ से प्राप्त हुआ है, उसके गणित के प्रश्नों के हल के भाग 2 को हम आज देखेंगे। तो जिसमें हम प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे और उनकी व्याख्या देखेंगे कि हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, जो भाग 1 इसका हमने बनाया था वीडियो, उसका लिंक हमने इसमें पहले से ही आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप पहली वीडियो को देख सकते हैं और दूसरी वीडियो को अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x² + 17x + 6 वर्ग मीटर है और उसकी एक भुजा x + 3 मीटर है, तो दूसरी भुजा है। तो बच्चों, यहाँ पर आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल दिया है वह एक द्विघात समीकरण के रूप में दिया गया है और उसकी एक भुजा x + 3 दी गई है और हमें दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो बच्चों, जब भी हम किसी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यदि हमें क्षेत्रफल दिया गया है और एक भुजा दी गई है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में से कोई एक भुजा ज्ञात है, तो दूसरी भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हमें चौड़ाई ज्ञात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे देंगे। और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 5x² + 17x + 6, और इसमें हमें भाग किससे देना है, x + 3 से। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि दिए गए व्यंजक 5x² + 17x + 6 का हम गुणनखंड करें। और गुणनखंड के कई तरीके होते हैं बच्चों। एक होता है कि हम इसे सर्वसमीका के द्वारा हल कर सकते हैं और एक विधि होती है जिसमें हम इसे 2 भागों में बांट करके गुणनखंड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसका गुणनखंड किस प्रकार हो पाएगा। तो यहाँ पर 5x² + 17x + 6 जो है ax² + bx + c के रूप में है। तो इसे हम मिड टर्म स्प्लिटिंग यानी कि बीच वाले पद को 2 भागों में बांट करके इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बीच वाले भाग को किस प्रकार से बांटेंगे, 17x को हम बांट सकते हैं 15x + 2x के रूप में। तो 15x + 2x मिलकर के 17x हो जाएगा और इनका गुणन हम करते हैं 15x और 2x का, तो ये 5x² × 6 के गुणन के बराबर आता है। तो आप गुणा करके देखें, 5 × 6 30 हो जाएगा और x², यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो गुणन होगा वो 5 × 6 = 30x² होगा। और यहाँ पर 15x और 2x का गुणन भी 15 दूना 30 और x × x x² हो जाएगा। तो यह हमारा जो है गुणनखंड सही होगा। अब इसको आप हल कर लें। अंश में 2 पदों को एक साथ लेकर के आप क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो 5x² और 15x को हम जब एक साथ लेंगे तो यहाँ से हमें 5x कॉमन मिल जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ 3 बच जाएगा। बाकी जो 2 टर्म है 2x और 6, इनमें से 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ x और 3 बच जाएगा और हर में आपका x + 3 पहले से ही है। अब यहाँ आपको 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक x + 3 जो दोनों पदों में है, यहाँ भी देख रहे हैं इस पद में और इस पद में। तो x + 3 को हमने बाहर कर लिया और जो बच गया वो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे कोष्ठक में। तो 5x यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 5x + 2 और हर में क्या है, x + 3। तो यहाँ बच्चों x + 3 और x + 3 आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और इसका जो हल होगा वो क्या हो जाएगा, 5x + 2 के बराबर, यानी कि 5x + 2 क्या आ गया, उस आयताकार पार्क की चौड़ाई हमें प्राप्त हो गई। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 5x + 2। बच्चों, प्रश्न संख्या 12 जो आपके सामने है वो यह है कि 9/x² - y² / 25 के गुणनखंड हैं। तो बच्चों, गुणनखंड आपने पढ़ा हुआ है, यह गुणनखंड का प्रश्न है। तो 9/x² - y² / 25 का गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं यह जो व्यंजक दिया हुआ है वो a² - b² के रूप में है। क्यों है, क्योंकि हम 9/x² को 3/x
का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर अपॉन 25 को वाई अपॉन 5 का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या हो गया 3 अपॉन एक्स और बी के प्लेस पे हो गया वाई अपॉन 5। तो सर समीकरण आप जानते ही हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार इन दोनों को हमें जोड़ना है और एक कोष्ठक में इन दोनों को हम घटा करके लिखेंगे। तो 3 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 5 और दूसरे ब्रैकेट में 3 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 5। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ 13वां प्रश्न जो है आपके पास स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है और 12 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु है, यानी आपको पिता की वर्तमान आयु क्या होगी यह बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं 12 वर्ष, 36 वर्ष, 24 वर्ष और 48 वर्ष। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आप पुत्र की आयु को मान लेंगे, क्योंकि पिता की आयु जो है पुत्र की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं अगर कि पुत्र की आयु कितनी है, सन की हमने मान ली x वर्ष और फादर की हमने मान लिया, फादर कितने हो जाएंगे 3x, क्योंकि वो 3 गुना है फादर की उम्र। अब प्रश्न में क्या कहा गया 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद सन की उम्र भी 12 साल बढ़ जाएगी और फादर की उम्र भी 12 वर्ष बढ़ जाएगी। और कंडीशन क्या दी गई है कि पिता की आयु अपने पुत्र की 2 गुनी हो जाती है। तो ये जो फादर की आयु है ये ऑलरेडी क्या है पुत्र की आयु की 2 गुनी है और इन्हें हम बराबर करना चाहते हैं, तो इसमें हमें पुत्र की आयु में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको एक समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण को हल करके पहले हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो हल करने पर क्या होगा, 2 का गुणा इन दोनों में होगा, 2x प्लस 12 2 जा 24 इक्वल टू 3x प्लस 12। तो पक्षांतर से आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर 3x माइनस 2x इक्वल टू 24 माइनस 12। तो यहाँ मिल गया आपको x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू 12 आ गई, लेकिन पिता की जो वर्तमान आयु थी वो हमने क्या ली थी 3x। तो पिता की वर्तमान आयु जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3x और x का मान अभी आपने ज्ञात किया है 12। तो 3 गुणे 12 कितना होता है 36 ईयर्स जो है यह पिता की वर्तमान आयु होगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि रमेश एक घड़ी को 360 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य है। तो बच्चों क्रय मूल्य हमें यहाँ नहीं पता है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य क्या है x रुपये। क्रय मूल्य हम मान लेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अब x रुपये जो क्रय मूल्य हो गया, इसका 20% क्या होगा लाभ। लाभ क्या मिल गया x का 20% और 20% ज्ञात करेंगे तो x गुणे 20/100 यानी कि x/5। x/5 क्या हो गया लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य का सूत्र आप जानते हैं। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं। तो यहाँ फार्मूला क्या बनता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य आपका कितना है x है और लाभ कितना है x/5 और विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है 360 रुपये। अब इसे आप हल कर लेंगे, यह एक समीकरण का रूप हो गया। तो राइट साइड में आपका 6x/5 आ जाएगा और लेफ्ट साइड में 360। तो इसे और सरल करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 360 इंटू 5/6। ये संख्याएं पलट जाएंगी, जो दाहिने पक्ष में भाग है उसका बाएं पक्ष में गुणा हो जाएगा और जो यहाँ गुणे के रूप में था वो भाग के रूप में हो जाएगा। तो 360 को 6 से काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा, 6 छाके 36 और 0। अब 60 गुणे 5 आपको करना है, तो 6 पचे 30 यानी कि 300 रुपये जो है उसका क्या था क्रय मूल्य था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो गया। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है 3xy गुणे 4/5 x टू द पावर -1 का मान यदि x बराबर 1 और y बराबर
2। तो x का मान 1 और y का मान 2 यहाँ पर आपको रख देना है और हल करके दिखाना है कि उसका मान जो है कितना होगा। तो 3xy इंटू 4/5 x टू द पावर -1 मान रख लेते हैं। x का मान 1 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखते जाएंगे और जहाँ y आएगा वहाँ पर हम 2 रख लेंगे। इंटू 4/5 x टू द पावर -1। x क्या है 1 और 1 का पावर -1। तो यहाँ आप गुणा कर लेंगे, यहाँ कुछ कटने वाला नहीं, डायरेक्ट आपको गुणा कर लेना है। तो 3 गुणे 2, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24/5 आ गया और साथ में क्या आया 1 टू द पावर -1 और 1 का पावर -1 का मतलब 1 ही होता है। तो 24/5 में आप 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 24/5 ही आएगा। तो आपका ये आंसर आ गया 24/5। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट है 24/5। बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न दिया है। यहाँ एक आपको चित्र दिया गया है और चित्र के में एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है जिसका केंद्र O है और त्रिभुज हमारे पास ABC है जिसमें एक कोण OBC हमें प्राप्त है 40 अंश और हमें ज्ञात क्या करना है, कोण BAC का मान ज्ञात करना है। यह कोण जो आप देख रहे हैं इसका मान ज्ञात करना है क्या है। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि यह जो त्रिभुज है कैसे एक न्यून कोण त्रिभुज है और इस वृत्त में केंद्र O है तो यहाँ आपकी OB और OC क्या होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। तो बच्चों त्रिभुज OBC में आप देख सकते हैं कि OB और OC क्या है, बराबर हैं और हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी OC का सम्मुख कोण ये कोण B और OB का सम्मुख कोण C ये आपस में बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि यह कोण भी 40 अंश का होगा। और जब हम इस कोण को ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एंगल जो BOC है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यानी दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देना है। तो 180 अंश माइनस 80 अंश कितना हो जाएगा 100 अंश आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद बच्चों एक प्रमेय होता है, किसी भी वृत्त के खंड द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल BOC इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल BAC। तो जब हमें एंगल BAC ज्ञात करना होगा तो एंगल BAC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC, वो BOC का आधा हो जाएगा और BOC आपको मिला हुआ है कितना है 100 डिग्री। तो 100 का आधा कितना होता है बच्चों 50 अंश। तो 50 अंश आपका जो है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। तो 17वां प्रश्न दिया गया है कि एक समबाहुभुज के अंतःकोण की माप 108 अंश है तो उसकी भुजाओं की संख्या है। यानी यह समबाहुभुज है और जिसके एक अंतःकोण की माप 108 अंश है। तो इसमें सम शब्द लग जाने का मतलब है कि इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, समान हैं। तो जिस बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उनके सम्मुख अंतःकोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी इसका प्रत्येक जो है अंतःकोण 108 अंश का होगा और जितनी भुजाएं होंगी उतने अंतःकोण भी होंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि किसी भी बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180 सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। n क्या होती है, भुजाओं की संख्या। n हमें नहीं पता है और जब हम एक कोण में सभी भुजाओं से गुणा करेंगे, यानी जैसे कि हमने कहा कि समबाहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। तो एक कोण हमारे पास 108 अंश का मिला है और हम भुजाओं की संख्या n मान रहे हैं। तो यहाँ पर सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा 108 अंश गुणे n। तो यहाँ एक समीकरण आपको प्राप्त हो गया। इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा n-2/n इक्वल टू 108 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। अब इसे सरल कर लें बच्चों। 18 से हम डिवाइड करते हैं, 6 बार में ये कट जाएगा और 10 टाइम्स में ये कट जाएगा। और सरल कर लीजिए तो ये आ जाएगा
2 3 6 और 2 5 10। तो n-2 अपॉन n बराबर 3/5 मिल गया। तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो 5 इंटू n-2 इक्वल टू 3 इंटू n। और सरल कर लें 5n-10 इक्वल टू 3n। पक्षांतर कर लेते हैं 5n-3n इक्वल टू 10। तो यहाँ आपको मिल गया, यहाँ आपको प्राप्त हो गया 2n इक्वल टू 10। तो n बराबर क्या हो गया बच्चों 5, n क्या हो गया 5, यानी भुजाओं की संख्या इसमें कितनी है 5 है। तो यह जो आपको समबहुभुज दिया गया है वो क्या था पंचभुज था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए में आपको 5 दिया गया है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 प्रश्न दिया गया है कि 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याजों का अंतर है। यानी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिखाना है, कितना होगा। तो यहाँ पर P यानी कि मूलधन हमारे पास कितना है 100 रुपये है, दर कितना है 10% वार्षिक है, और समय जो हम T लेते हैं या N लेते हैं वो 2 वर्ष है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं कि साधारण ब्याज इस कंडीशन में क्या होगा। फार्मूला आपके पास है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हल करेंगे, इस 100 से 100 कट जाएगा, 10 दूना 20 रुपये, यानी साधारण ब्याज क्या मिल गया 20 रुपये। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लें। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र भी आप जानते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n-1। तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। P का मान है 100, 1 प्लस R आपका 10 है, बाई 100 करना है, और समय कितना दिया गया है 2 वर्ष -1। इसे और सरल कर लेते हैं 100, और यहाँ 10 से 100 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 10 गुणे 1 और प्लस 1 यानी 10 1 11, 11 बटे 10 होल स्क्वायर -1। और सरल कर लें 100, तो ये हो जाएगा 121/100 -1 इक्वल टू 100 इंटू 121 - 100 अपॉन 100। ये कैसे आएगा, जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो 100 हो जाएगा, और जैसे भिन्नों का घटाना आप करते हैं तो यहाँ 100 में 1 से गुणा होगा। तो 121 - 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 यानी 21 अपॉन 100। ये 100 और ये 100 आपस में कैंसिल, तो आपका चक्रवृद्धि जो ब्याज था चक्रवृद्धि का वो आ गया 21 रुपये। और हमें ज्ञात क्या करना था, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याजों का अंतर। इसे हम कह सकते हैं CI माइनस SI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो 21 रुपये माइनस 20 रुपये कितना आ जाएगा बच्चों 1 रुपये। तो 1 रुपये का अंतर है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो गया 1 रुपये। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 6 छात्रों की ऊंचाई के आंकड़े निम्नवत हैं। यहाँ आंकड़े दिए गए हैं 148, 151, 153, 145, 143 और 152। 6 छात्र हैं, उनकी ऊंचाइयों के आंकड़े दिए गए हैं। अब इसकी माध्यिका क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़े सम हैं या विषम हैं, यानी कि आंकड़ों की कुल संख्या सम है या विषम है, पहले हमें ये चेक करना होगा। तो 6 आंकड़े दिए गए हैं, इसका मतलब यह है सम है। तो सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 143 है, इसके बाद है 145, इसके बाद 148, फिर आपको मिल जाएगी 151, 151, 152 और 153। 6 हो गए आपके। तो अब ये आरोही क्रम में बन गया। अब हमें क्या करना है, n का मान हमारे लिए हो गया 6, और 6 क्या है सम हो गया। तो जब भी हमारे पास n का मान सम आएगा तो माध्यिका क्या मिल जाएगी, माध्यिका मिलेगी n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद।
और होल डिवाइडेड बाई 2, पूरे को 2 से आपको भाग देना है। तो n/2 n का मान क्या है 6, ठीक है। तो 6/2 करेंगे तो तीसरा पद, ठीक है बच्चों, तीसरा पद, और तीसरा ये आ गया था 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी चौथा पद, ठीक है, चौथा पद बटे 2। तो तीसरा पद आप यहाँ देख लें, आरोही क्रम में आपने लिखा है, तो तीसरे में 1 2 3, थर्ड में 148 आएगा, और फोर्थ में आएगा 151 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसे आप जोड़ लें, ये आ जाएगा 299/2। तो बच्चों जब भी आप 299 में 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 149.5। तो ये जो है एवरेज हाइट हो जाएगी 149.5, और ये क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो यही माध्यिका आपको ज्ञात करनी थी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक विकास क्षेत्र में 2x+5 विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यों के कारण प्रत्येक विद्यालय में 5x-3 छात्रों का नामांकन बढ़ जाता है, तो पूरे विकास क्षेत्र में कुल कितने छात्र बढ़ जाते हैं। तो यहाँ 4 विकल्प हैं, चारों जो है बीजी व्यंजक के रूप में हैं। तो बच्चों यहाँ करना क्या है, विद्यालयों की संख्या कितनी है 2x+5, कितने विद्यालय टोटल हैं 2x+5, और प्रत्येक विद्यालय में कायाकल्प हो रहा है, और कायाकल्प होने से प्रत्येक विद्यालय में 5x-3 छात्र बढ़ रहे हैं। तो विद्यालयों की संख्या 2x+5 है, और प्रत्येक विद्यालय में कितने बढ़ रहे हैं 5x-3। तो हमें ये पूछा गया कि पूरे विकास क्षेत्र में कुल कितने छात्र बढ़ जाएंगे। पूरे विकास क्षेत्र में सभी विद्यालयों में कितने छात्र बढ़े हैं, ये ज्ञात करने के लिए हमें 2x+5 में 5x-3 से गुणा करना होगा। और गुणा करना आप जानते हैं, सीधे हम गुणा कर लेते हैं। 2x का गुणा इन दोनों में होगा तो 2 5 जा 10x², और 2x का गुणा इसमें होगा तो -3 2 जा 6x, फिर 5 का गुणा इन दोनों में कर लेंगे +25x, और माइनस हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 15, 10x² -6 और +25, तो 25 में से आप 6 घटा देंगे तो +19x प्राप्त होगा, और यहाँ बच गया -15। तो ये आपका आंसर आ गया 10x² + 19x - 15। तो टोटल कितने छात्र बढ़ गए, यह छात्र बढ़ गए। अब यदि x का मान जो भी आपको दिया जाए, मान अगर ज्ञात करना होता तो x का मान रख करके इसे हम संख्यात्मक मान भी ज्ञात कर सकते थे। तो फिलहाल आपका आंसर यही सही होगा, क्योंकि आपका बीजी व्यंजक में ही उत्तर दिया गया है, और विकल्प नंबर ए आपका सही है यहाँ पर। तो बच्चों इस प्रकार से आपने कुल 20 प्रश्नों के हल देखे, भाग 1 और भाग 2 मिला करके। भाग 1 का डिस्क्रिप्शन हमने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक, तो उस लिंक के माध्यम से आप भाग 1 देख लेंगे, और भाग 2 के आपने 11 से 20 तक के प्रश्नों को देखा। तो बच्चों आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इससे आप लाभान्वित ज़रूर हुए होंगे। आप इन वीडियो को देखते रहें, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।